हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं अपने एपिसोड नंबर 13 में, जिसमें हम बात करेंगे 31 जुलाई 2024 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि उस तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है। जिसके विकल्प हैं टाइफून थेल्मा, टाइफून गेमी, टाइफून बरिजात, टाइफून ईव। जिसका सही उत्तर है विकल्प बी, टाइफून गेमी, जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है। अब बात कर लेते हैं टाइफून गेमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो हाल ही में जो टाइफून गेमी है, इसके कारण भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में व्यापक क्षति और जानमाल की हानि हुई है। जो टाइफून गेमी है, ये विगत 8 वर्षों में यहाँ आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिसमें द्वीप के दूसरे सबसे बड़े शहर जो ताइचुंग है, यहाँ भीषण बाढ़ आ गई है। टाइफून एक तरह का तूफान है। इसकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर इसे हरिकेन कहते हैं, टाइफून या चक्रवात भी कहते हैं। जो ये तूफान होते हैं, इनका वैज्ञानिक जो नाम होता है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रबल वत्रा तूफान होते हैं, जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। कुछ अन्य जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे जो हमारा टाइफून होता है, ये चीन सागर और प्रशांत सागर के क्षेत्र में आता है। और जो हरिकेन है, ये वेस्ट इंडियन आइलैंड और कैरिबियन सागर के क्षेत्र में आता है। जो टॉर्नेडो, ये पश्चिमी अफ्रीका का जो गिनी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में, और साथ ही जो दक्षिणी यूएसए का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में टॉर्नेडो आता है। जो विली विलीज है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और जो चक्रवात है, ये हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात उठते हैं, उनको हम चक्रवात बोलते हैं। ये रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो हाल ही में सिडबी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके विकल्प हैं मनोज मित्तल, मनोज सोनी, रामेन डेका। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो मनोज मित्तल है, इन्हें हाल ही में सिडबी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो ये हैं, ये मनोज मित्तल की इमेज है। साथ में जो मनोज सोनिक हैं, ये महारेरा के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए थे। और जो मनोज सोनी है, अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और जो रामेन डेका हैं, ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ जो सिडबी है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सिडबी का जो पूर्ण नाम होता है, तो ये है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई है। तो जो ये डेट है 2 अप्रैल 1990, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये डेट को ध्यान में रखना है। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, उसके वित्त पोषण और उसके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही जो इससे जुड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके कार्यों का समन्वय करने के लिए एक ये वित्तीय संस्था के रूप में उभरी है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है कि एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह को सुगम एवं सुदृढ़ बनाना, और जो एमएसएमई पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, के लिए वित्तीय एवं विकास परक दोनों प्रकार के अंतरालों की आपूर्ति करना। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसी के पास में ये विश्व की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी है, ये स्थापित की जा रही है। झारखंड में चर्चा में रहा था कि इसकी जो रांची है, रांची में
पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और एक लड़का भाव योजना जो महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक टाइगर सफारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, इन्होंने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है। अब परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कुछ ऐसे बिंदु जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यह है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की गई है। मेलानिस्टिक बाघ, ये जो मेलानिस्टिक बाघ हैं, ये एक दुर्लभ प्रजाति है बाघ की, जो जिसमें यह प्रदर्शित किया जाता है, जो एक अद्वितीय वन्यजीव अनुभव प्रदान करता है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, ये विश्व स्तर पर मेलानिस्टिक बाघों के लिए विशेष प्रकार का प्राकृतिक आवास है। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मेलानिस्टिक बाघ हैं, इन्हें काला बाघ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, जिन्हें हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 में आयोजित होने वाले पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पुरुष T20 एशिया कप है 2025 में कौन देश इसकी मेजबानी करेगा? जिसके विकल्प हैं अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जो 2025 में पुरुष T20 एशिया कप है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और यही जो एशिया कप है, पुरुष एशिया कप, इसी का वनडे प्रारूप जो 2027 में होगा। तो ये 2027 में जो वनडे प्रारूप में एशिया कप होगा, इसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। श्रीलंका जो भी हाल ही में 9वां महिला एशिया कप का चैंपियन बना है। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा, जो 2026 में देश में होने वाले T20 विश्व कप से पहले होगा। और एशिया कप की जो 2023 सत्र की जो मेजबानी हुई थी, पाकिस्तान ने की थी, लेकिन यह जो हुई थी मेजबानी हाइब्रिड मॉडल पर हुई थी, मतलब कि जो पाकिस्तान है अकेले होस्ट नहीं आ रहा था साथ में, क्योंकि ऐसा हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था। इसी कारण जो अधिकतर मैच हुए थे वो श्रीलंका में खेले गए थे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। तो एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर की थी, इसी कारण इसको बोलते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल था। और 2027 में जो ये एशिया कप वनडे प्रारूप में होना है, उसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। और 2027 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे विश्व कप खेला जाना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो 2027 में वनडे विश्व कप होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? जिसके विकल्प हैं लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। तो इसका सही उत्तर है रोहन बोपन्ना। यह रही रोहन बोपन्ना की इमेज। अब बात करते हैं रोहन बोपन्ना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पेरिस ओलंपिक के मेंस डबल्स के पहले दौर में रविवार को हार के बाद भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की थी। यह जो संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने 44 साल की उम्र में की है। और इन्होंने जो डेब्यू किया था वो 2002 में। इस तरह से उन्होंने अपने खेल को 22 साल दिए, मतलब भारत के लिए खेले, 22 साल खेले। पेरिस ओलंपिक से पहले जो रोहन बोपन्ना थे, उन्होंने आखिरी बार एशियन गेम्स 2023 खेला था, जिसमें भारत के लिए इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में ऋतुजा भोसले के साथ
गोल्ड मेडल जीता था। ये ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने मिक्स्ड डबल में ऋतुजा भोसले के साथ गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी किस जिले को दी है, जिसके विकल्प हैं सोनभद्र, कौशाम्बी, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। तो जो इसका सही उत्तर है, ये सही उत्तर इसका विकल्प ए है सोनभद्र में। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है। साथ ही जो कौशाम्बी है, हमने बात की थी कि यहाँ पर अभी महात्मा गौतम बुद्ध की 51 फीट जो ऊंची कांस्य की प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। कुशीनगर में ही जो गौतम बुद्ध थे उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जो सिद्धार्थनगर है ये काला नमक चावल के लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर यह संयंत्र होता है, ये बिजली उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर संयंत्र है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तकनीक में दो जल भंडार होते हैं, ये ध्यान रखना है, जिसमें से एक ऊंचाई पर होता है तो दूसरा निचले स्थान पर होता है। और इन दोनों के बीच जो जल टनल होती है इसके माध्यम से गति करता है और गतिमान जल से ही जो टरबाइन होता है उससे विद्युत उत्पन्न होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो ये पूरा सिस्टम है इस सिस्टम में बिजली की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो दो जल भंडार होते हैं उनमें से जो एक ऊंचाई पर होता है उसमें जल को ऊपरी जलाशय की ओर प्रवाहित करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि जो आइडियाज फॉर लाइफ पहल है, आइडियाज फॉर लाइफ पहल है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो जिसके विकल्प हैं आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी रुड़की, आईटी मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर है आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली ने ही हाल ही में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं आइडियाज फॉर लाइफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है, साथ ही उत्पादों सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। इसीलिए एक आइडियाज फॉर life.nic.in पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर जो प्रतिभागी होंगे अपने विचारों को और नवाचारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। जो आइडियाज फॉर लाइफ मिशन है इसके 7 विषय शामिल हैं, जिसमें से एक है कि जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें मतलब वेस्ट, ई कचरे को कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो ये हमने बात की आइडियाज फॉर लाइफ पहल की। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? जिसके विकल्प हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो गया जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में ही क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। जो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है। ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, जिनमें से होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो होन्शु जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वाड से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जो क्वाड है, क्वाड को कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में क्वाड कहते हैं। ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। जो क्वाड की अवधारणा है सबसे पहले 2007 में आई थी, लेकिन जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। हालांकि चीन के दबाव के चलते ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया था, जिसके कारण या जो क्वाड की अवधारणा है आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक
समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ये फिर से एक साथ शामिल हुए थे शिंजो आबे का जो प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इसे सफलता मिली 2017 में, जब पुनः क्वाड समूह की स्थापना हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाई गई। एक मालाबार अभ्यास है। जो ये मालाबार अभ्यास है, ये जो क्वाड के सदस्य देश हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं, ये वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसे भारतीय तथा प्रशांत महासागरों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके विकल्प हैं दिल्ली के इंडिया गेट में, दिल्ली की जामा मस्जिद में, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में। तो जिसका सही उत्तर है दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में जो भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय है वह स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं संबंधित कुछ तथ्यों पर कि जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, इसी के परिसर में देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जहां मुगल सम्राट की कहानी और उनके जीवन के ज्ञात पहलुओं को जीवंत किया गया है। जो हुमायूं का मकबरा है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हाल ही में जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह हैं, इन्होंने प्रिंस रहीम आगा खान की उपस्थिति में नए संग्रहालय का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में चल रहे जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ ही हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में किस देश में जो ओरो पुश वायरस है, इसके कारण विश्व की पहली मौत कहां पर दर्ज की गई है। इसके विकल्प हैं वेनेजुएला, ब्राजील, बोलिविया, उरुग्वे। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में ही ओरोपुश वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों की। जो वेनेजुएला है, इसकी राजधानी कराकस है, जो हम बात की थी लास्ट क्लास में कि जो विश्व का सबसे खतरनाक शहर है ये कराकस ही है। साथ ही जो वेनेजुएला है, इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं जिसका नाम है मादुरो, निकोलस मादुरो। और जो ब्राजील की राजधानी है ये होती है ब्राजीलिया। और जो बोलिविया है इसकी राजधानी होती है लापाज। और जो उरुग्वे है इसकी राजधानी होती है मोंटे वीडियो। तो ये रही हमारी आज की क्लास। तो हम जो हमने लास्ट क्लास की थी और उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे खतरनाक शहर कौन सा है, तो ये कराकस था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, 29 जुलाई। हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्रता के अवसर पर कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसका उत्तर था 15 लाख। हाल ही में हुई नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या है, थीम थी विकसित भारत @ 2047। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, वेनेजुएला। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, भारत। हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, इसका उत्तर था दक्षिण अफ्रीका। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।